वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से ही मुझे पता चल पा रहा है कि रिलेशनल दैट इज़ कॉल्ड दिस इज़ द रिलेशन। अब रिलेशन को मेंटेन करना है तो उसके लिए कुछ ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल इक्वल्स टू। देखिए अब इन सब ऑपरेटर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इन सब पॉइंटों के ऊपर। यदि मैं बात करता हूं इस पॉइंट की, दिस इज़ अ लेस देन ऑपरेटर। लेस देन इसे हम बोलते हैं। अब लेस देन का मतलब क्या होता है ये चीज़ भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन इसके बाद यदि मैं बात करता हूं तो इस ऑपरेटर को मैं बोलूँगा ग्रेटर देन, ग्रेटर देन ऑपरेटर। इसी के साथ साथ मैं बात करूँगा तो यहाँ पर ये हो जाता है लेस देन एंड इक्वल्स टू। इक्वल भी मैं बात कर रहा हूँ तो ये इक्वल्स टू की बात हो गई है। इसी के साथ साथ यदि मैं बात करता हूँ लेस देन की तो ये लेस देन हो गया है और लेस देन के बाद नॉट इक्वल्स टू हो गया है। इसी के साथ साथ यदि मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट ऑपरेटर आपका होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया है। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे तो नेक्स्ट पॉइंट दिस इज कॉल्ड इक्वल इक्वल्स टू। तो यहाँ पर मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ इक्वल इक्वल्स टू इक्वल। इट मीन्स कंडीशन चेक करूँगा मैं कि वो दोनों के दोनों ऑपरेटर्स मेरे इक्वल हैं या नहीं। और यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो होता है नॉट इक्वल। देखिए अब इन सब ऑपरेटर के बारे में आपने ये पॉइंट तो जान लिया है कि ये सब ऑपरेटर्स होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। इनके बारे में मैं आपको एक प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाट इज़ टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड व्हाई यूज़ रिलेशनल ऑपरेटर, इन सब के बारे में। तो इतना तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस पॉइंट में यदि कोई डाउट, नेक्स्ट पॉइंट पे यदि मैं बात करता हूँ इसी पॉइंट के लिए कि मैं अब ये बात कर रहा हूँ कि ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, ये पॉइंट तो आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब इसी के साथ मैं अब इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मेरे को यूज़ करना होता है हैश इंक्लूड stdio.h। इतना तो आपको पता ही होगा। फॉर यूज़ बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि क्या होता है फॉर यूज़ फॉर इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए इसको हम यूज़ करते हैं हेडर फाइल को। फिर मैंने क्या किया, वॉइड मेन है और वॉइड मेन के अंदर मेरा ये ब्रैकेट्स स्टार्ट होगा और ब्रैकेट्स के साथ साथ मैंने एक ब्रैकेट्स मेन फंक्शन स्टार्ट किया है जिसके अंदर मेन फंक्शन होगा। वॉइड मतलब कि कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। वॉइड दिस इज कॉल्ड अ डाटा टाइप। इतना पॉइंट क्लियर हो गया है। अब देखिए रिलेशनल की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो रिलेशनल का मतलब ये हुआ कि दो एंटिटीज़ के बीच में मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ तो दैट इज़ कॉल्ड मेरे को दो वेरिएबल्स की नीड होगी। अब जब दो वेरिएबल्स की नीड होगी या दो एंटिटीज़ की नीड होगी तो उसके लिए मेरे को वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना होगा और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ इंट a कॉमा b। दो वेरिएबल्स को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब जब दो वेरिएबल्स को मैंने इंट्रोड्यूस किया है तो अब इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि ऐसे मेरे को डिफाइन करना होगा कि a मेरा बड़ा है या b मेरा बड़ा है या a छोटा है या b बड़ा है। ये सब चीज़ें मेरे को डिफाइन करनी होंगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करना होगा, मेरे को इनके अंदर वैल्यूज़ इनपुट करानी होगी, दो वैल्यूज़ a एंड b के अंदर। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यूज़र डिफाइन वैल्यू ले लेता हूँ और यूज़र डिफाइन वैल्यू के साथ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। इतना तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैंने क्या किया, स्कैनफ का यूज़ किया और स्कैनफ के साथ साथ मैंने दो वैल्यूज़ को डिफाइन करने के लिए, इनपुट कराने के लिए मैंने क्या किया, दो वैल्यूज़ को इनपुट करा दिया है। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है परसेंटाइल d और यहाँ पर आगे मैंने डिफाइन कर दिया है कॉमा a एड्रेस ऑफ a कॉमा एड्रेस ऑफ b। देखिए इस लाइन को अभी समझाएंगे भी, पहले हम कंप्लीट पूरा प्रोग्राम आपके सामने शो कर देते हैं, देन उसके बाद मैं वन बाय वन हर एक लाइन का मीनिंग आपको समझा दूंगा। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया है, दो वैल्यूज़ को मैंने इनपुट करा लिया है। जब दो वैल्यूज़ को मैंने इनपुट कराया तो उसके बाद मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर अब मेरे को कंडीशंस चेक करनी होगी। इफ़ कि मेरा जो वैल्यूज़ है क्या a बड़ा है, a छोटा है किससे, b से। यदि ऐसा सिचुएशन है तो प्रिंट आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ में डबल कोट्स में क्या होगा, प्रिंट एफ में यहाँ पे डबल कोट्स में मैं लिख दूंगा a इज लेस देन b। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने लेस देन सिंबल का यूज़ किया है और लेस देन ऑपरेटर का यूज़ कर लिया है। इसी के साथ मैं अब एंटर कर रहा हूँ एल्स।
एल्स के अंदर मैंने इफ़ यूज़ अगेन कर दिया है और इफ़ में मैंने यूज़ कर दिया है कि ए बड़ा है क्या बी से, ऐसा तो नहीं है। यदि ऐसा है तो प्रिंटफ में क्या हो जाएगा, डबल कोट्स में आपका आ जाएगा क्या, ए इज़ अ ग्रेटर देन, ए इज़ अ ग्रेटर देन बी। इतना तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मेरे को यदि कंडीशन ए बड़ा है तो ए ग्रेटर देन लिखना होगा और ए छोटा है तो मेरे को ए लेस देन लिखना होगा, और कंडीशंस मैंने अप्लाई कर दी हैं। और एल्स की बात में फिर अगेन मैं इफ़ लगा देता हूँ, हो सकता है कि मेरा ए इक्वल्स टू बी होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको डिफाइन कर दूँ कि इसका मतलब ये है कि ए और बी की दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ पर वो प्रिंट क्या करेगा, प्रिंटफ के अंदर डबल कोट्स के अंदर क्या कर देगा, वो कर देगा क्या, डबल कोट्स में ए इज़ इक्वल्स टू बी, ए इज़ इक्वल टू बी। दिस इज कॉल्ड थ्री वैल्यूज़ आपने डिफाइन कर दी है। अब बड़ा भी है, बराबर है, तो ये तीन ही कंडीशंस होती हैं, इससे ज़्यादा कंडीशन हो ही नहीं सकती। तो अब जब ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर आप इफ़ एल्स ही लगाएंगे तो भी काम करेगा और ये काम आपका कर जाएगा। देखिए पहले हम रन कर लेते हैं, देन आपको फिर 1 बाय 1 लाइन एक्सप्लेन करता हूँ मैं। एंटर अ ए एंड बी वैल्यू, तो मैंने एंटर कर दिया है 12, 2 और 3। तो देखिए यहाँ पर आ गया ए इज़ द लेस देन ऑफ बी। नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट पॉइंट में यदि मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर अभी तक मैंने क्या चेक किया, मैंने लेस देन चेक किया कंडीशन। अब मैं दोबारा से रन करता हूँ तो देखिए अब मैं ए की वैल्यू को बड़ा कर देता हूँ तो पता चलता है मेरे को कितना होगा। तो ये 5 होगा एंटर और ए 2 होगा, तो देखिए यहाँ पर आ गया ए इज़ अ ग्रेटर देन ऑफ बी। इसी के साथ साथ अब मैं इसी के बारे में बात करता हूँ। अब जैसे मैंने ग्रेटर देन किया, इसी तरीके से मैं अब बात करता हूँ इक्वल्स टू की। मैं क्या काम करता हूँ, ए और बी दोनों वैल्यूज़ को मैं सेम कर देता हूँ। यहाँ पे 2 एंटर किया और बी के लिए भी मैंने 2 एंटर किया, तो देखिए आ गया ए इज इक्वल्स टू बी। तो देखिए अब मैं पूरा एक्सप्लेनेशन वर्किंग प्रोसेस आपको बताता हूँ। दिस इज अ रिलेशनल, या मैंने आपको डिफाइन किया कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू यदि इक्वल्स टू है तो वह हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे ए इज इक्वल्स टू बी, और यदि ए की वैल्यू बड़ी होगी तो वो ग्रेटर देन ऑफ बी होगा, और यदि छोटी होगी तो हम डिफाइन करने वाले हैं ए इज अ लेस देन। तो देखिए मैं 1 बाय 1 पूरा प्रोग्रामिंग पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने वॉइड मेन स्टार्ट किया था, दिस इज कॉल्ड मेन फंक्शन। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन की यदि मैं बात करता हूँ, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल की बात है यहाँ पर। इट मीन्स कि यहाँ पर जब भी कभी 2 वैल्यूज़ की बात करनी है या 3 वैल्यू मेरे को एंटर करानी है तो वहाँ पर मैं डिक्लेरेशन बात करता हूँ। डिक्लेरेशन इन द सेंस कि मैंने ये डिफाइन कर दिया कि इन 2 वेरिएबल्स के अंदर मेरे को वैल्यूज़ को एंटर कराना है। पॉइंट क्लियर है। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ किया है, मतलब कि मैंने एक मैसेज डिस्प्ले कराना है आउटपुट स्क्रीन पर। तो मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पर ये चीज़ मैं यूज़ करता हूँ। तो मैसेज डिस्प्ले के लिए प्रिंटफ का यूज़ होगा। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ स्कैनफ की, तो स्कैनफ में क्या होता है, स्कैनफ फॉर इनपुट्स के लिए। तो यहाँ पर मैं इसे बोलूँगा इनपुट कराने के लिए। 2 वैल्यू को आप मेरे को इनपुट कराना है, तो 2 वैल्यू को इनपुट कराने के लिए मैंने यूज़ किया स्कैनफ। इसी के अंदर देखिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है %d। तो %d का मतलब डिनोटेड बाय इंटीजर वैल्यू। ये इंट वैल्यू होती है और इंटीजर वैल्यू मतलब क्या होती है, होल रियल नंबर, जिसमें कि हम रियल नंबर के बेसिस पर हम इसको डिनोट करते हैं। किसको, %d को। किसके हेल्प से, हम इंटीजर वैल्यूज़ की हेल्प से। इंटीजर मतलब क्या होता है, एक डाटा टाइप होता है जिसके हेल्प से हमारे होल रियल नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं विद द रेंज ऑफ डिफरेंट एरिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये देखिए एक पॉइंट और यूज़ किया है जिसे हम बोल रहे हैं एड्रेस सिंबल। क्या बोलते हैं यहाँ पर, एड्रेस सिंबल। अब ये एड्रेस क्या होता है, एड्रेस मतलब क्या होता है, एलोकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेमोरी के अंदर। एलोकेशन के लिए हम यहाँ पर एड्रेस सिंबल यूज़ करते हैं। ए और बी की जो वैल्यू मैं एंटर कराने वाला हूँ वो वैल्यू दोनों की दोनों वैल्यू किस में, मेमोरी में जा करके स्टोर हो जाएंगे। इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखिए इस लाइन का मीनिंग यदि मैं बात करता हूँ इफ़ का, तो इफ़ का मतलब क्या होता है, डिसीजंस मेकिंग। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं ये।
अब ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्यों होते हैं, देखिए पॉइंट क्या है, मेरी रिलेशनल ऑपरेटर की बात हो रही है। रिलेशनल मतलब कि मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, इट मीन डिसीजन ले रहा हूं कि मेरा बड़ा भाई मेरे से बड़ा है और मैं छोटा हूं, दैट इज कॉल्ड दिस इज द डिसीजंस। तो उस केस में हम यहां पर इफ एल्स केस इस तरीके की चीजें यूज करते हैं जिसमें कि हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इफ के अंदर ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है, इसका सिंटैक्स है इफ के अंदर मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगा और ये देखिए ये जो होता है दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। ये वाला पॉइंट जो होता है इसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो दैट इज कॉल्ड, यदि मैं बात करता हूं इफ क्या है आपका एक तरीके का ये एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। ये क्या है आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हो गया। और यदि मैं इस ब्रैकेट की बात करता हूं, ये ए बड़ा है या ए छोटा है, यदि मैं इस ब्रैकेट की बात करता हूं, ये पॉइंट जो आपको डिफाइन किया हुआ है दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से, यदि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का एक वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा देन उसके समय पे मैं आपको डिफाइन करूंगा। अभी आप इतना पॉइंट समझिएगा कि इफ स्टेटमेंट को हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे को डिसीजंस लेने होते हैं और मल्टीपल टाइप्स में इफ एल्स स्टेटमेंट इसलिए यूज करते हैं, तो हो सकता है मेरे पास मल्टीपल डिसीजंस होते हैं तो वहां पर मैं इफ एल्स का यूज भी करता हूं आगे आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहां पर मैंने यूज किया इस आर्ग्यूमेंट में कि ए छोटा है बी से, यदि छोटा है तो कॉमन सी बात है प्रिंट होगा ए इज लेस देन ऑफ बी। मतलब ये मैं प्रिंट कराना चाहता हूं जैसे कि मेरा इस फॉर्म में गया है या नहीं गया है, ये चीज डिफाइन करता है। और आर्ग्यूमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये भी डिफाइन करता है। तो ये दो पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखना होगा। यदि मेरा आर्ग्यूमेंट ट्रू होगा तो ये मेरी कंडीशंस रन होगी, ए इज लेस देन ऑफ बी। अदरवाइज क्या होगा, यदि मेरा ये छोटा नहीं है मतलब कि मेरा ए बड़ा है बी से, तो वो कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो वहां पर इसमें एल्स कंडीशंस में आता है, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट होता है। अब इस स्टेटमेंट के हेल्प से मैं यूज करने वाला हूं कि मेरी कोई हो सकता है दूसरी सिचुएशन हो, तो दूसरी सिचुएशन के लिए मैंने यहाँ पे एल्स इफ यूज किया है कि हो सकता है कि ए छोटा है तो हो सकता है ए बड़ा होगा। भाई दो भाई हैं, दो भाइयों में या तो छोटा होगा या बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, तीन ही सिचुएशन हो सकती है। तो पहली सिचुएशन में मैंने इफ कंडीशन लगाया, दूसरी सिचुएशन में मैंने एल्स इफ लगाया कि ए बड़ा है बी से, तो फॉल्स सिचुएशन यदि ऐसा है तो वो कंडीशन मेरी ए इज ग्रेटर देन ऑफ बी हो जाएगा। अदरवाइज यदि ये भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, तो वो एल्स सिचुएशन पर जाएगा और ए इज इक्वल्स टू बी कर देगा। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पर मैं देख रहा हूं, यहाँ पर दो वैल्यूज को मैंने देखिए एंटर करा रहा हूं मैं, तो यहाँ पर मैंने 2 एंटर कराया और 6 एंटर कराया, तो देखिए आ गया ए इज द लेस देन ऑफ बी। इतना पॉइंट क्लियर है। यदि ये पॉइंट समझ में आ गया है तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यदि कोई डाउट है तो मेरे को बताएं। थैंक यू।